नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी। टोटल समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो दो बड़े बदलाव हुए हैं उस पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। इस पर पूरे विस्तार में बात करने के लिए हमारे साथ टोटल समाचार के संपादक आलोक पाठक जी मौजूद हैं। हम इनसे इस पूरे घटनाक्रम पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये बदलाव किस रूप में देखा जाना चाहिए आने वाले समय में। आलोक पाठक जी, ये बताइए सबसे बड़ी पहले कि जिस तरीके से भाजपा में दो बदलाव हुए हैं, इन दोनों बदलाव ये क्या क्या बदलाव हैं और इसको किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, एक तो सुबह एक खबर आई कि स्वतंत्र देव सिंह ने नेता विधान परिषद के पद से त्यागपत्र दे दिया है। और उम्मीद के विपरीत मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से कोशिश की जा रही थी केशव मौर्य का कद कम करने की। और मैं खुल के कहूँगा, क्योंकि इसमें योगी का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं केशव मौर्य को हमेशा अपना कंप्यूटर मानता है। वो मानता है कि केशव मौर्य ही वो व्यक्ति हैं जो योगी को हटाकर यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उसके पीछे जायज कारण भी मुझे लगता है कि यूपी के सर्वाधिक लोकप्रिय भाजपा नेता हैं केशव मौर्य, और जितने आराम से वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक ये भय मैंने खुद महसूस किया है हमेशा जब मैं जाता था भाजपा ऑफिस और बाकी जगहों पे, कि योगी की टीम को हमेशा एक डर रहता था। तो सुबह जब ये खबर आई कि स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद के नेता के रूप में, तब तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद खबर आती कि केशव मौर्य को अब नेता विधान परिषद बना दिया गया। इसका मतलब जो पिछले 2-3 महीने, 1 महीने के अंदर जो घटनाक्रम हुई थी, जिसमें दिनेश खटीक ने जाकर स्वतंत्र देव सिंह की शिकायत की थी कि वो मुझको काम नहीं करने दे रहे हैं और मेरी बात में की सुनी नहीं जा रही, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अमित शाह को इस्तीफा देने की। उसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली में बातचीत हुई। उसके बाद शायद ऊपर से निर्देश आया और योगी जी ने बुलाया और स्वतंत्र देव सिंह के सामने बैठ के बातचीत हुई, और उस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया और दिनेश खटीक को जिम्मेदारी दे दी गई। दिनेश खटीक ने अच्छे बच्चे बनते हुए बाहर आके बोल दिया कि हमको मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत नहीं और मेरी बात मान ली गई। उसके बाद एक घटना और भी थी कि ब्रजेश पाठक के डिपार्टमेंट में जो तबादले हुए थे, उन तबादलों में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तबादला नीति बनाई गई थी उसका उल्लंघन हुआ था। उसको लेके अमित मोहन प्रसाद को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी पे भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो तमाम तरह की सुबुगाहट थी। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने 2024 को देखते हुए ये निर्णय लिया कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद तो जरूर दे दिया गया था केशव मौर्य को, जबकि वो 2022 में सिराथू विधानसभा चुनाव हार गए थे। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सिराथू से केशव मौर्य जी लगभग 9-10 हज़ार वोटों से आ रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योगी जी की टीम की भूमिका रही है। वो एक योगी के खेमे में आप हमेशा एक डर देख सकते हैं कि वो बड़े सशंकित रहते हैं। भाई, पहली बात तो यह है कि भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, तो इस तरह की खेमेबाजी अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री तो बना दिया गया केशव मौर्य को, लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था PWD, वो ले लिया गया। उसके पीछे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ये सोच रही होगी, चूंकि चुनाव हार चुके हैं इसलिए उनके मुझसे निकाल के, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया ग्रामीण विकास, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस है कि ग्राम विकास और हर गांव में एक आधुनिक मिनी सचिवालय बनाने की बात हो रही है, गांवों का विकास बनाने की बात की जा रही, विकास किया करने की बात हो रही है। और पिछले 4 चुनाव, मतलब 2014 के बाद जितने भी चुनाव भाजपा ने जीते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रूरल वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो एक मुझे तो लगा कि अच्छा डिसीजन है, लेकिन एक बड़ा विभाग PWD माना जाता है कि प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के बाद अगर वो विभाग होता गृह विभाग के बाद तो PWD उसका ये मान लिया जाए कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बहुत बड़ा किया गया है, या ये कहा जाए केंद्रीय नेतृत्व ने योगी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है उनको। देखिए, ये भाजपा को अच्छी तरह से पता है कि अब अगर वो पिछड़ों और दलितों की राजनीति नहीं करेगी। पहली बात, दलित नेता दिनेश खटीक ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी पे इतनी त्वरित कार्रवाई होती है कि 1.5-2 दिन के अंदर ही सारा मामला सलटा दिया जाता है और दिनेश खटीक को खुश कर दिया जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि केशव मौर्य ने 2016 के चुनाव के पहले भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए थे और उन्होंने बड़ी मेहनत से वो चुनाव लड़ा अमित शाह और सुनील बंसल के नेतृत्व में, और भाजपा प्रचंड जीत पाई। वो मुख्यमंत्री बनते बनते क्यों रह गए, ये तो मतलब एक बाकी जगह तो हल्ला था कि भाई
चूंकि केशव मौर्य के नेतृत्व में भाजपा चुनाव जीती है और भाजपा को ओबीसी की राजनीति करनी है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए कि अन्य मौके पर उनका नाम कट गया, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और 5 साल तक एक भयंकर कोल्ड वॉर रहा है मोदी योगी खेमे और केशव मौर्य के खेमे के बीच में। और योगी खेमा हावी भी हो गया था 2022 के चुनाव की जीत के बाद कि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की वजह से उनको उप मुख्यमंत्री का पद तो मिल गया था, लेकिन उनका कद छोटा किया गया। लेकिन अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में पार्टी नेतृत्व को ये एहसास अच्छी तरह से हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है तो केशव मौर्य को उनको न सिर्फ पार्टी में बल्कि सरकार और संगठन में मजबूत पद देना पड़ेगा। मतलब ये तो एक बदलाव हुआ केशव प्रसाद मौर्य को लेकर और स्वतंत्र देव सिंह। दूसरा एक सुनील बंसल को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जो संगठन मंत्री यहाँ के थे, महामंत्री थे, उसके बाद भाजपा ने वहाँ भी बदलाव किया है, धर्मपाल सिंह को लाया गया है। तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, सुनील बंसल को तो 8 सालों की लगातार मेहनत का परिणाम मिला, अच्छा परिणाम मिला, रिजल्ट मिला, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और 3 बड़े प्रदेशों में भाजपा का झंडा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन प्रदेशों में आज तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, जैसे बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना। और यहाँ मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि सुनील बंसल वो आदमी थे जिन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में काम किया और पहले भाजपा के पास 80 कैंडिडेट नहीं थे। मैं याद करता हूँ कि जब बात हो रही थी कि भाजपा का अमित शाह को प्रभारी बनाया गया तो विपक्ष के कुछ अच्छे नेता पूछते थे कि पाठक जी ये बताइए कि भाजपा के पास 80 कैंडिडेट है लोकसभा में लड़ाने के लिए। ये बड़ा मतलब और मेरे पास उसका तार्किक जवाब होता नहीं था, क्योंकि 2004 के बाद 2004 में 9, 2009 में 9, तो 9 लोकसभा सीटें इनके पास रही हैं। तो पिछले 10 सालों से भाजपा उत्तर प्रदेश में नीचे ही जा रही थी। ठीक है, 2014 में मोदी चेहरा बन के आ रहे थे, लेकिन संगठन भी खड़ा किया उन्होंने। और जो मोदी साहब की रणनीति रही है, गुजरात में हर बूथ पे 10 यूथ टाइप का कॉन्सेप्ट लेके आए और बूथ लेवल वो बनाई गई, एक लिस्ट बनाई गई और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया 2014 में। 2014 में भाजपा ने 80 में से 73 सीटें जीती। तो इसमें जितनी महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र मोदी का करिश्मा, जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अमित शाह का, और उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अमित शाह और मोदी की स्कीम को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए सुनील बंसल को जाता है। और सुनील बंसल ने 2017 के चुनाव में फिर उसी तरह से मैनेज करके दिखा दिया, जब भाजपा पहली बार इतिहास में 300 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें जीत के आई और 325 सीटें जीती। और जो भाजपा ने एक बड़ा काम किया 2014 के बाद से कि छोटे छोटे दलों का गठबंधन किया, जिससे भाजपा का वोट बैंक पहली बार विधानसभा में लगभग 40 के पास। तो उसके बाद 19 का भी चुनाव जीत के दिखाया सुनील बंसल ने और 2022 का भी चुनाव जीत के दिखाया। तो ये प्रमोशन तो तय था भाजपा में। मुझे लगता है कि सुनील बंसल काफ़ी दिन तक लखनऊ में काम किए, बहुत अच्छा काम किया और आगे उम्मीद है कि बंगाल में, उड़ीसा में और तेलंगाना में भी कुछ कमाल करके दिखाएंगे। तो अब सुनील बंसल के बाद जाने के बाद यहाँ पे धर्मपाल सिंह को यहाँ पे दिया गया, उनकी जगह पे बनाया गया है। तो इसको किस तरह देखते हैं कि ये कितनी कारगर साबित होंगे धर्मपाल सिंह? देखिए, धर्मपाल सिंह के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन मेरे पत्रकार मित्र से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1990 से जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात तो ये ओबीसी वर्ग से आते हैं और यूपी में उन्होंने कई सालों तक काम किया है और हाल के विधानसभा चुनाव में भी उनकी एक भूमिका बोल रही है। तो भाजपा ने अब की बार किया संगठन मंत्री के रूप में जिस आदमी को बैठाया है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफ़ी अच्छी तरह से समझता है। अगर जो आदमी 1990 से सक्रिय रहा हो तो मतलब 30-32 साल का अनुभव रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा कि 1990 के दशक में धर्मपाल जी ने सरकारी नौकरी छोड़ के संगठन को, आरएसएस को और एबीपी को कैरियर चुना। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की त्याग की भावना मतलब उस दौरान में 90 के दशक में तो सरकारी नौकरी छोड़ने का निर्णय बड़ा निर्णय होता है। तो इसका अंदर समर्पित आदमी है और वो झारखंड से लाए जा रहे हैं। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कल का जो घटनाक्रम हुआ, नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ के महागठबंधन के साथ चले गए। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नीतीश जी ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा 303 में से अगर 50 सीटों की कम हो गई तो भाजपा फिर सरकार नहीं बना पाएगी।
या अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। तो उस दृष्टि को देखते हुए मुझे लगता है ये अच्छा कदम है कि यूपी के जाने, यूपी एक ऐसे नेता को यूपी का संगठन मंत्री बनाया है जिसने अपने युवा काल में 9-10 साल तक संगठन में काम किया, भले विद्यार्थी परिषद और तमाम संगठन को, और विस्तृत अनुभव है। दूसरा, जहाँ पे भाजपा की अभी वर्तमान लोकसभा सीटें कम है, जैसे बंगाल है, तेलंगाना है और उड़ीसा, वहाँ पे उसको जो उनका पिछले विधान लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा उसको और आगे ले जाने के लिए उन्होंने एक मजबूत आदमी को वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, इस पूरे जो दो बदलाव हुए हैं यूपी में, उस पर पूरी विस्तार से हमारी बात हुई है। हमारे संपादक आलोक पाठक जी ने पूरे विस्तार से बताया है। उसका लब्बो-लुआब अगर देखा जाए तो ये निकला है कि 2024 के जो चुनाव होता है उसके मद्देनजर ये बदलाव किए गए हैं, और बीजेपी ये जानती है कि 2024 में अगर उनको जीतना है तो उनको महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे आने वाले समय के लिए। आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए टोटल समाचार। नमस्कार।